दोस्तों एक बात बताओ आपको तो शायद आप यकीन ही ना करो। मैं जितना बोल्ड दिखता हूँ असल में उतना हूँ नहीं। मैं हर काम करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ, हिचकिचाता हूँ। ऐसा ही टैटूज़ को लेकर था। कॉलेज के बाद मैंने अपने जिगरी दोस्त के हाथ पर पहली बार टैटू बनवाते हुए देखा। थोड़े दिनों में मेरे भाई ने भी बनवा लिया। धीरे धीरे कई सारे दोस्तों के हाथ पर मैंने कलरफुल टैटूज़ देखना शुरू कर दिए और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरे वाइफ ने भी अपने हाथ पर टैटू बनवा लिया। हर बार मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता था कि ये कितने कूल लगते हैं। फिर एक दिन पुणे के फ्ली मार्केट में मेरी नज़र एक राजस्थानी कपड़ों के स्टॉल पर बैठी कुछ गांव की महिलाओं पर मानो अटक सी गई। उनके गले, हाथ और चेहरे पर बने थे ट्रेडिशनल भारतीय डिज़ाइन के टैटूज़। इन यंग महिलाओं के चेहरे पर इतनी फाइन डिटेल और कला से बने हुए टैटूज़ देखकर मैं रिसर्च करने में लग गया। रिसर्च करते करते पता चला कि ये टैटू सिर्फ डिज़ाइंस नहीं बल्कि सिंबल्स के रूप में लिखी गई कहानियाँ हैं, जिनके हिस्टोरिक ट्रेसेस भारत में प्री हिस्टोरिक एरा तक मिलते हैं और ये कला आज भी ज़िंदा है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस कला को खुद हम भारतीयों ने ही पिछड़ा कहकर दबा दिया था ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे भारतीय टैटू आर्ट का पूरा सफ़र, इसके सिंबलिज्म्स, इसका इतिहास और अब आखिर तक देखते हुए ये जानेंगे कि भारत के लिए टैटूज़ ये सिर्फ बॉडी आर्ट नहीं बल्कि एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल आर्ट फॉर्म था। मैं हूँ राजेश और आपका स्वागत करता हूँ मैं इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में, जहाँ हम चलेंगे सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि सिंबल्स में हमें क्या दिखता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को साथ ही साथ दबा दीजिए ताकि आप हमारे इन इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़ारों साल पुरानी रूट्स वाली ये कला को गोदना या गूदना कहते हैं। कभी आइडेंटिटी, कभी प्रोटेक्शन का सिंबल और कभी सोशल स्टेटस का साइन था ये पुराने काल में, बिल्कुल जैसे आज हम टैटूज़ को देखते हैं। भीमबेटका केव्स के रॉक पेंटिंग्स में भी बॉडी आर्ट के फिगरिन्स हमें दिखाई देते हैं। मतलब टैटूज़ ये प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हमारे कल्चर का हिस्सा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के फिगरिन्स और सील्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं और बरहट जैसे साइट्स में मिले फिगरिन्स पर भी टैटू डिज़ाइंस क्लियरली हमें दिखाई देते हैं। हमारे शास्त्रों में इस कला को कलान्यास कहा गया है। 8th सेंचुरी के शारदा तिलक तंत्र और 10th सेंचुरी के तंत्र सारा टेक्स्ट में इसका उल्लेख मिलता है। आपको याद होगा कि बॉडी पेंटिंग और टैटूज के बारे में हमने 64 कलाओं के सीरीज में भी कवर किया था। सबसे खास बात यह है कि अरुणाचल और नागालैंड के डेंस जंगलों से लेकर के कच्छ के रेगिस्तान तक हर जगह टैटूज अपनी अलग कहानी के साथ जीते आ रहे हैं। हम सब इन टैटूज को एक ट्राइबल आइडेंटिटी के फ्रेम में आज देखते हैं, लेकिन असली सच ये है कि गोदना आर्ट बिल्कुल आज के मॉडर्न एज के टैटूज जैसे हुआ करते थे। जिस तरीके से आज हम अपने आर्म्स, बैक, लेग्स या फेस पर टैटूज बनवाते हैं, वैसे ही उस वक्त भी फोरहेड, चीक्स, चिन, फोरलेग्स, हर बॉडी पार्ट के अपने सिंबॉलिक मीनिंग्स और बिलीव्स जुड़े होते थे टैटूज के साथ। और जब आप इनके डिज़ाइंस और सिंबल्स के मीनिंग सुनोगे ना तो सच में आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं इनकी माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स को। हर रीजन का अपना यूनिक स्टाइल हुआ करता था। तमिलनाडु में टैटूइंग को कहा जाता था पचई कुटी किरीडू और ये कला एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के पास थी, कोरवा। और ये सिर्फ टैटू आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि फॉर्च्यून टेलर्स भी होते थे। इनका यूनिक इंक प्रिपरेशन प्रोसेस था। टर्मरिक पाउडर और सेसबेनिया के पत्ते मोर्टार पे ग्राइंड किए हुए जाते थे। फिर उस पेस्ट को एक पतली क्लॉथ पे स्प्रेड करके विक बनाया जाता था जो कैस्टर ऑयल के लैंप में जलती थी। लैंप के ऊपर मिट्टी का पॉट रखा जाता जिसमें सूट डिपॉजिट होता। उस सूट को स्क्रैप करके माँ का दूध या पानी मिक्स किया जाता उसमें। आई नो, सोचने में अजीब लगता है ना, ब्रेस्ट मिल्क, वो भी इंक बनाने में, लेकिन उस समय उसे सबसे ज़्यादा पवित्र और पावरफुल माना जाता था। इनके पास प्रिकिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही सिंपल होते थे। 3 से 4 कांटे या सुई एक साथ थ्रेड से बांध दिए जाते और फिर नीडल्स पर इंक लगा करके स्किन को प्रिक करके टैटूज ये लोग बुनते थे। और दोस्तों ये लोग किसी भी इंट्रिकेट पैटर्न्स को परफेक्टली रेप्लिकेट कर लेने में सक्षम थे और इनकी ये स्पेशलिटी थी।
चाहे वो बर्मीज मोटिव्स हो या तिब्बत से लाया हुआ कोई कॉम्प्लेक्स फिगर, सिर्फ एक ड्राइंग दिखानी होती थी इनको और बस डिज़ाइन स्किन पर उतर जाता था। उसी तरह मैसूर की कोराती कम्युनिटी की महिलाएं दोनों जेंडर्स को टैटू करती थी। ये खासकर अपनी इंट्रिकेट कोलम डिज़ाइंस के लिए मशहूर थी। प्रोसेस के दौरान ये महिलाएं टैटू बनाने वाले को आशीर्वाद तक देती थी और गोपी का गीत भी गाती थी ताकि उसका ध्यान दर्द से हट जाए। टेक्निक भी सरप्राइजिंगली हाइजीनिक और मॉडर्न थी। पहले स्किन को ठंडे पानी से धोया जाता, फिर इंक रब करके पॉइंटेड स्टिक से डिज़ाइन ट्रेस होता और मल्टीपल नीडल से प्रिक करके इंक अंदर डाली जाती स्किन में। पेन को शांत करने के लिए कोकोनट ऑयल, स्वेलिंग के लिए टर्मरिक पाउडर यूज़ होता था और सबसे फैसिनेटिंग चीज़, कुछ पिगमेंट्स को मेडिसिनल भी माना जाता था और इनके कलर्स भी अपने आप में कमाल थे। सारे पिगमेंट सूट बेस्ड और कम्प्लीटली नेचुरल थे। कभी पान के पत्तों का जूस प्लस सूट प्लस काउज मिल्क या तो ह्यूमन मिल्क प्लस मिट्टी के बर्तन का सूट। हर रेसिपी एक अलग शेड और टेक्सचर देती थी। पर दोस्तों, असली बात सिर्फ टेक्निक्स में नहीं बल्कि डिज़ाइंस और सिंबल्स में थी। ये टैटूज नॉर्मल डिज़ाइंस नहीं थे, ये डायरेक्टली कनेक्ट होते थे पौराणिक देवी देवताओं से, डिवाइन मोटिव्स और स्पिरिचुअलिटी से। एक बॉडी पर बना एक टैटू एक छुपी हुई कहानी होती थी। एक छोटा सा काला डॉट फोरहेड या चिन्ह पे माना जाता था बुरी नज़र से ये बचाता है। आज जो हम काला टीका लगाते हैं ये उसी का टैटू वर्जन था। फिर आईब्रोज के बीच की लाइन जो अंगारा या विभूति के तिलक को सिंबलाइज करती थी। और भी इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस थे, जैसे 5 पांडव वाला टैटू, 4 डॉट्स एक स्क्वायर में और एक डॉट बिल्कुल सेंटर में। ये काइंड ऑफ रिमाइंडर था जैसे पांडव एक ही पत्नी के साथ बिना झगड़े रहते थे साथ में, वैसे ही घर परिवार के बीच में शांति बनी रहनी चाहिए। फिर नवग्रह रिंग भी बहुत पॉपुलर डिज़ाइन था। 9 प्लैनेट्स की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए 8 डॉट्स एक सर्कल में और 1 डॉट सेंटर में, और ट्रायंगल्स ये रिप्रेजेंट करते थे योनि यानी फीमेल पावर, फर्टिलिटी और क्रिएशन के सिंबल को। इसी से जुड़ा हुआ था फिश टैटू जो गुड लक का साइन माना जाता था। फिर मिल्क मेड्स ऑफ कृष्णा यानी गोपियाँ भी टैटूज के मोटिव में हमें दिखाई देते थे और उनका नंबर हमेशा 5 होता था। सिर्फ देखते ही समझ जाता कि ये वुमेन आहिर या गोवल कम्युनिटीज़ की है जो मिल्क के बिजनेस से जुड़े हुए होते थे। और सबसे रॉयल और एस्पिरेशनल डिज़ाइन था कन्हैया का मुकुट। नाम मुकुट था पर असल में ये एक मयूर सिंहासन का डिज़ाइन था। बीच में कृष्ण, एक तरफ रुक्मिणी, दूसरी तरफ बलराम। राजस्थान के राजपूत महिलाएं अपने आर्म्स पर ये बनवाती थी। इस डिज़ाइन का मतलब था कि उनकी अल्टीमेट विश थी कि एक ब्रेव वॉरियर हस्बैंड उनको मिलेगा, ठीक कृष्णा जैसा। अब दोस्तों बात करते हैं फिगरेटिव टैटूज की। लोटस, पीकॉक, फिश, स्वास्तिका सब गुड लक के लिए बनाया जाता था और अगर लेफ्ट आर्म पर बनाया जाए तो और भी पावरफुल माना जाता था। चक्र, स्टार्स और हाँ, सीता की रसोई, ये सब प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाने वाले सिंबल्स थे। और भी सिंबल्स है जैसे स्कॉर्पियन, कोबरा, बी, स्पाइडर। इनको माना जाता था कि ये जो जानवर है ये स्किन पर जब हम बनाते हैं उन जानवरों की शक्ति उनको प्रोटेक्ट करती है। झारखंड की माल पहाड़िया कम्युनिटी की महिलाएं मानती थी कि टैटूइंग से उनके बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं और चाइल्ड बर्थ से वो सेफ हो जाती है। वेल आई नो ये मिस्टिकल बिलीव्स है, इनमें सच्चाई तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये कह सकते हैं कि इन टैटूज से एक तरीके का कॉन्फिडेंस इनको मिलता था। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था जीवन जीने के लिए। और सबसे मिस्टिकल बिलीफ ये था कि टैटू सिर्फ स्किन पर नहीं रुकते थे उनके हिसाब से, बल्कि सोल के साथ कनेक्ट होते थे और स्वर्ग तक जाते थे। मरले तो किछु दिबे ना, संगे किछु दिबे, किछु दिबे ना, जेमन जन्म হয়েছে সেরকমই হবে, যাবো তো এই জন্য এটা সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে এটা করাইলো। आई नो आज सुनने में बहुत ही अजीब लगता है ये, पर ये सिंबल्स ही तो थे जो उनको साइकोलॉजिकली अंदर से यूनिक डिवाइन कॉन्सेप्ट से जोड़े रखता था। आज भी तो हम लोग खुद को कितने सारे यूनिक सिंबलिज्म्स के साथ में जोड़े रखते हैं ताकि हम भगवान या डिविनिटी को फील कर सके, है ना। जैसे उनके टैटू डिज़ाइंस में 8 कोने का एक फिगर होता था जिसके बीच एक सर्कल होता। ये पूरे यूनिवर्स की शक्ति का रिप्रेजेंटेशन था। एक और डिज़ाइन था जो 8 दिशाओं को सिंबलाइज करता।
ये एक डिज़ाइन है जिसमें दो स्क्वायर्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस शेप में रखे हुए हैं, जिसमें एक स्क्वायर हेवन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्क्वायर अर्थ को दर्शाता है। और ये सब मीनिंग्स मैं नहीं कह रहा, टैटू एंथ्रोपोलॉजिस्ट लार्स क्रोतक की रिसर्च में हमें इन एंशिएंट मोटिव्स और डिकोडेशन का काफ़ी विस्तार में उल्लेख मिलता है। उनके इस आर्टिकल को आप चेक कर सकते हो। दोस्तों सोचो ज़रा, भारत के कोने कोने में ये आर्ट फैला हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में आपटानी महिलाओं के चेहरे पर हरे नीले टिप्पे टैटूज उनका आइडेंटिटी मार्क था, तो कोन्याक वॉरियर्स के फेस और चेस्ट टैटूज उनके लिए एक मेडल की तरह था। हर लाइन उनके एक जीते हुए जंग की कहानी थी। वही गुजरात के रबारी कम्युनिटी के त्रजवा टैटूज, ये मेर कम्युनिटी के हंसाली डिज़ाइंस जो उनके पूरे बॉडी को कवर करते थे, ये बहुत ही अद्भुत थे। इन सब में बहुत सारी कहानियाँ गुदी हुई है। सबसे यूनिक तो मध्य प्रदेश के बैगा कम्युनिटी के लोग थे, जिनके टैटूज नेचर से इंस्पायर्ड थे। जैसे सूर्य के चिन्ह जो चेस्ट या नीज पर बनाया जाता था, पूरे बॉडी के कॉन्टोर्स के फ्लो के साथ इनको बनाया जाता। आज भी वहाँ के मेलों में महिलाएं, जिन्हें गोदना हरिन कहते हैं, उन्होंने इस कला को जिंदा रखा हुआ है। और हाँ दोस्तों, एक और हिडन लेयर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब इन्वेजन्स या ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ होते थे तो ये डिज़ाइंस वो यंग लड़कियों पर ज़्यादा हैवी बनवाते थे ताकि रेपिस्ट उनके नज़दीक ना आए। और यही नहीं, ब्रिटिश एरा में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने चरम सीमा पर था 1890s के दौरान, छत्तीसगढ़ के राम नामी सेक्ट ने अपने पूरे शरीर पर राम राम लिखवा लिया, क्योंकि उनको भक्ति करने से दूर रखा जाता था। सोचिए, अपनी बॉडी को एक जीता जागता मैनिफेस्टो बनाकर कास्ट सिस्टम को ओपनली चैलेंज करना, इसे कहते हैं असली रिबेलियन। दोस्तों, सबसे बड़े दुख की बात है कि गोदने की इस कला को धीरे धीरे सिस्टमैटिकली दबा दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज और सेटलर्स ने अपने सो कॉल्ड मॉडेस्टी के बिलीव्स रूरल इंडिया पर इम्पोज किए। फेस टैटूज जो उस समय बिना एनेस्थीसिया के बनाए जाते थे, जो आज भी बनाए जाते हैं, ब्रिटिशर्स ने उन्हें बारबेरिक डिक्लेयर कर दिया। 1858 से लेकर 1947 के कॉलोनियल रूल में टैटूज को उन्होंने प्रिमिटिव और सैवेज घोषित कर दिया और स्टिग्मेटाइज किया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर्स तो भारतीय कैदियों के माथे पर अपमानजनक टैटूज गुदवा देते थे, जैसे चोर या डाकू, ताकि लोग टैटूज से ही नफरत करने लग जाए और टैटूज को एक शेमफुल स्टिग्मा समझे। धीरे धीरे उन्होंने गोदने की इस कला को बैकवर्डनेस का सिंबल बना दिया अपने सारे नैरेटिव्स में। और हम भारतीयों ने इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने परोसा हुआ झूठा खाना इस कदर खाया कि 1970s तक हम इतने कॉलोनियल हैंगओवर में थे कि भारत सरकार ने खुद इस कला पर ऑफिशियली बैन लगा दिया। एक ऐसी कला जो आइडेंटिटी, फेथ, प्रोटेक्शन और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन था, उसकी सांसों को ही दबा दिया गया। सोचो ज़रा, आज के मॉडर्न इंडिया में टैटूज एक फैशन स्टेटमेंट है। उनके असली रूट्स भारत में ही थे, पर हमने अपने ही कला को पिछड़ा हुआ माना। और वही सेम आर्ट वेस्ट से मॉडर्न का लेबल लगा करके हमारे सामने परोसा गया, तो वो हमें सुपीरियर लगा। हमारा कॉलोनियल हैंगओवर और शेयर इग्नोरेंस ही कारण है कि आज ये कला सिर्फ कुछ गांव के ट्राइबल लोगों तक सीमित रह गया है। भारत के कुछ ही गिने चुने पैशनेट मॉडर्न टैटू आर्टिस्ट हैं जो आज इस फॉरगॉटन हेरिटेज को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कितने सक्सेसफुल होंगे, ये दोस्तों हम सब पर डिपेंड करता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जाकर टाइप कीजिए कि आप गोदने की इस प्राचीन कला को अप्रिशिएट करते हो, और मुझे प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे ताकि इस बात की जागरूकता फैले। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टैटूज़ की बात नहीं है, ये हमारी पहचान और विरासत को अपनाने की बात है, जिसे हमने ही बेशर्मों की तरह खो दिया है। हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट भारत से चुराया था, तो यहाँ इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। और प्राचीन भारत में कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते थे, ये जानना है आपको, तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।